नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो अगले दशक की सबसे बड़ी कहानी लिखने की तैयारी में है। यह है भारत के पावर सेक्टर का एक गहरा विश्लेषण और ये बताएगा कि कैसे हमारी आंखों के सामने एक नया सुपर साइकिल शक्ल ले रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये एक तरह से एक चेतावनी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। पावर सेक्टर जिसे ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, एक स्लो मूविंग सेफ यूटिलिटी, है ना। लेकिन ये एक ऐसे बदलाव की दहलीज पर खड़ा है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। और यकीन मानिए, जो इस बदलाव की गहराई को आज समझ लेंगे वही कल के बाजार को लीड करेंगे। तो ये सिर्फ बिजली या तारों की बात नहीं है, नहीं, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी की आप कह सकते हैं नब्ज को समझने की कोशिश है। देखिए, पावर सेक्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा है, बिल्कुल ऑक्सीजन। इसके बिना ग्रोथ का हर सपना, हर बड़ा प्लान बस एक सोच बन के रह जाता है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत बड़े कैपिटल रोटेशन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और इस स्ट्रक्चरल बदलाव को अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो यही भविष्य के मल्टी बैगर स्टॉक्स की चाबी है। ये कोई एक दो क्वार्टर का या एक साल का ट्रेंड नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा महाचक्र है जो दशकों तक वेल्थ क्रिएट करेगा। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, क्या कोई भी इकोनॉमी बिजली के बिना ग्रो कर सकती है? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है, बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। देखिए, पावर सेक्टर कोई आम इंडस्ट्री नहीं है। ये तो पूरी इकोनॉमी का आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यही वो चीज है जो हर दूसरे सेक्टर को सिग्नल और एनर्जी देती है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि भारत का हर बड़ा मेगा ट्रेंड, हर बड़ी कहानी सीधे सीधे बिजली की डिमांड से जुड़ी हुई है। आप सोचिए, जीडीपी ग्रोथ, उसके लिए पावर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम्स, उसके लिए भी पावर चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, उनको चार्ज करने के लिए पावर चाहिए। और डेटा सेंटर्स और एआई का जो ये जाल फैल रहा है, इन सबको चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, लगातार और बढ़ती हुई पावर सप्लाई। और ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत ही जरूरी कहानी बताता है। भारत एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट को पार कर चुका है। हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 510 गीगावाट से ज्यादा है। और सोचिए, इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी का है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक नए क्लीन एनर्जी साइकिल की शुरुआत का बिल्कुल साफ साफ इशारा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि पावर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह सोचें तो पता चलता है कि इस सेक्टर के सारे हिस्से बराबर नहीं हैं। असली मौका वो अक्सर वहीं छुपा होता है जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी रुकावट। पैसा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो रहा है और हमें बस उसी बहाव को पकड़ना है। देखिए, पावर सेक्टर को समझने के लिए इसे 4 टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला, जनरेशन, मतलब बिजली बनाना। दूसरा, ट्रांसमिशन, यानी उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसे आपके और मेरे घर तक पहुंचाना। और चौथा, स्टोरेज, मतलब उसे भविष्य के लिए बचाकर रखना। अब इन चारों में से जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया हिस्सा है ट्रांसमिशन, वही इस पूरी कहानी का असली राज छुपाए हुए है। जरा इस प्रॉब्लम की गहराई को समझिए। आज भारत में लगभग 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या तो अटकी पड़ी हैं या फिर उनकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। क्यों? सवाल ये है, क्यों? क्योंकि बिजली बनाने की कैपेसिटी तो हमने बना ली, लेकिन उससे वहां तक पहुंचाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ट्रांसमिशन लाइनें चाहिए, वो काफी नहीं है। और यही रुकावट, यही बॉटलनेक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंट्रास्ट ही पूरी कहानी है। एक तरफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बिल्कुल एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़ रही है और दूसरी तरफ उस बिजली को ढोने वाली ट्रांसमिशन ग्रिड की कैपेसिटी बहुत पीछे रह गई है। और यही जो मिसमैच है, यही एक बहुत बड़े कैपेक्स साइकिल को जन्म देगा जो पूरी तरह से ट्रांसमिशन और ग्रिड को मॉडर्नाइज करने पर फोकस्ड होगा। और इस मिसमैच का एक और बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है बैटरी स्टोरेज। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप है, कभी नहीं, हवा कभी चलती है, कभी नहीं। बैटरी स्टोरेज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ग्रिड को स्टेबिलिटी देता है। और इसमें पावर इंडस्ट्री के लिए अगला आईटी सेक्टर मोमेंट बनने की पूरी क्षमता है। ये पूरे सेक्टर के काम करने का तरीका ही बदल देगा। तो चलिए अब एनालिसिस से हटकर थोड़ा डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बाजार जो सोचता है और जमीन पर जो हकीकत होती है, उसमें अक्सर फर्क होता है।
और असली सिग्नल वहीं मिलता है जहां बड़ा पैसा जा रहा हो। ये टेबल बाजार के कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी पीएसयू कंपनियां हैं। इनका पी कितना है? लगभग 15 से 18। मतलब उनकी स्टेबिलिटी और कमाई के हिसाब से ये अंडर वैल्यूड लगती हैं। और दूसरी तरफ कुछ रिन्यूएबल कंपनियां हैं जिनका पी 16 के भी पार है। इसका मतलब साफ है कि उनकी सारी फ्यूचर ग्रोथ पहले से ही प्राइस इन हो चुकी है। तो हो क्या रहा है? बाजार रिन्यूएबल की कहानी पर जरूरत से ज्यादा उत्साहित है और पीएसयूज में जो गहरा वैल्यू छिपा है उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। तो सवाल सीधा है, अगर रिटेल इन्वेस्टर महंगे ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है तो फिर स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल पैसा असल में जा कहां रहा है? वो कहां छिपा है? जवाब है मजबूत फंडामेंटल्स में। स्मार्ट मनी ऐसी कंपनियों पर फोकस कर रहा है जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ कमाल की है। जैसे उनके हाई प्योट्रॉस्की स्कोर से पता चलता है। ये स्कोर 1 से 9 के स्केल पर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मापता है। पीटीसी इंडिया का 9 का स्कोर मतलब लगभग एक परफेक्ट बैलेंस शीट का इशारा है। एनटीपीसी और नाल्को का 8 का स्कोर भी उनकी ताकत को दिखाता है। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें मार्केट अभी डिस्काउंट पर दे रहा है, लेकिन जिनकी नींव बहुत मजबूत है। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस सुपर साइकिल के किस फेज में हैं। अभी हम पहले फेज में हैं, साइलेंट एक्यूमुलेशन। ये वो दौर है जब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। इसके बाद आएगा फेज 2, 2026 से 2028 के बीच, जिसे हम ब्रेकआउट और री रेटिंग कह सकते हैं। तब ये सेक्टर सबकी नजरों में आएगा। और आखिर में 2028 के बाद आएगा पब्लिक यूफोरिया का दौर, जब रिटेल इन्वेस्टर्स की भीड़ आएगी। तो इस शुरुआती दौर में होना ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज है। चलिए अब एनालिसिस से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ सही स्टॉक चुन लेना काफ़ी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए एक साफ और डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। सोचिए पोर्टफोलियो का 40% हिस्सा कोर स्टेबिलिटी में जाए, मतलब ऐसी स्थिर और भरोसेमंद कंपनियां जो पोर्टफोलियो की नींव बने। फिर 40% हिस्सा ग्रोथ लीडर्स को, यानी जो सेक्टर के लीडर्स हैं और स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए तैयार हैं। और बचा हुआ 20% अल्फा के लिए, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनियां जो आपको असाधारण रिटर्न दे सकती हैं। अब इन कैटेगरीज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोर कैटेगरी में एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां आ सकती हैं। ये स्टेबिलिटी तो देती ही हैं, साथ ही इनमें भविष्य में री रेटिंग की जबरदस्त गुंजाइश है। ग्रोथ कैटेगरी में टाटा पावर और टोरेंट पावर जैसे सेक्टर लीडर्स हैं जो पूरी वैल्यू चेन में हैं और स्ट्रक्चरल विनर्स हैं। और अल्फा कैटेगरी में केपीआई ग्रीन एनर्जी और नावा जैसी कंपनियां हो सकती हैं जो हाई ग्रोथ के टैक्टिकल मौके देती हैं। ये फ्रेमवर्क रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाता है। तो अब इस पूरे एनालिसिस को एक पावरफुल और निर्णायक नतीजे में समेटने का वक्त आ गया है। तो आखिरी फैसला यही है, मार्केट की सोच और इंस्टीट्यूशनल सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। मार्केट जिसे एक बोरिंग यूटिलिटी सेक्टर मानकर साइड में रख रहा है, हकीकत यह है कि वही अगले 20 सालों का भारत का सबसे बड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट साइकिल बनने जा रहा है। एक ऐसा साइकिल जो भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। तो संक्षेप में कहें तो इस सेक्टर का नेचर क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मौका कैसा है? ये मल्टी डिकेड वेल्थ क्रिएशन का मौका है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सही स्टॉक न चुन पाना। इसीलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। और हमारा फाइनल कॉल क्या है? ये मजबूती से लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का वक्त है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, अगर बैंकिंग किसी इकोनॉमी का ब्लड फ्लो है और आईटी उसका दिमाग, तो फिर पावर क्या है? देखिए, ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं होती, ये किसी भी देश की चेतना होती है, उसकी रफ्तार होती है। और जो इस ऊर्जा के बहाव को समझ जाता है, वही वेल्थ क्रिएशन का अगला चैप्टर लिखता है।